आजकल ग्लोबली रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल वाला फॉर्मूला बहुत अपनाया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण के मामले में ये मॉडल काफी कारगर भी है। मतलब जितना हो सके पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली चीजों का इस्तेमाल कम करना, चीजों को दोबारा इस्तेमाल में लाना और रिसाइकिल करना। पर्यावरण को आज सबसे ज्यादा नुकसान अगर हो रहा है तो वो प्लास्टिक है। इसीलिए वेस्ट मटेरियल्स, जिसमें सबसे ज्यादा प्लास्टिक प्रोडक्ट्स होते हैं, इनकी रिसाइकलिंग पर फोकस किया जा रहा है। और आज क्विक सपोर्ट आपको इसी पर फुल केस स्टडी के साथ बताएगा कि आप कैसे अपना प्लास्टिक रिसाइकलिंग का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। साल 2019 में इंडिया ने 16 मिलियन मैट्रिक टन प्लास्टिक का इस्तेमाल किया था, जिसमें लगभग 5.5 मिलियन टन पॉलिथीन था। इससे आप देश भर में प्लास्टिक की डिमांड को समझ सकते हैं। इसके अलावा भी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में प्लास्टिक की बोतलें, बर्तन, कप, प्लेट, चेयर, टेबल, इलेक्ट्रॉनिक सामान, खिलौने और भी ढेरों पैकेजिंग के काम में प्लास्टिक यूज होता है। तो ये तो हुई प्लास्टिक के इस्तेमाल की बात। अब प्लास्टिक वेस्ट की बात कर लेते हैं। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के डेटा की माने तो इंडिया में हर दिन लगभग 3.3 मिलियन मैट्रिक टन प्लास्टिक वेस्ट निकलता है, जो लगभग 9,200 टन के बराबर है। इसलिए इंडिया में प्लास्टिक रिसाइकलिंग का बहुत ज्यादा स्कोप है। मटेरियल रिसाइकलिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि देश भर में जितना भी प्लास्टिक वेस्ट निकलता है, उसका 30% ही रिसाइकल हो पाता है। एक्सपर्ट्स की माने तो प्लास्टिक रिसाइकलिंग में अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है और इंडिया में 6.5% की ग्रोथ रेट से प्लास्टिक रिसाइकलिंग का बिजनेस 2023 तक लगभग $54 बिलियन का हो जाएगा। अब बात करते हैं इस बिजनेस मॉडल को एस्टेब्लिश करने की। तो इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या 1% कंपनी शुरू कर सकते हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर में कंपनी एस्टेब्लिश करने के बारे में आपको हमारे चैनल पे 2 वीडियोस मिल जाएंगे, जिनमें हर तरह के बिजनेस रजिस्ट्रेशन की जानकारी है। इसके अलावा भी आपको पोल्यूशन सर्टिफिकेट लेना पड़ सकता है, क्योंकि प्लास्टिक वेस्ट को साफ करने, उन्हें गलाने और मोल्ड करने वाले काम में पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंच रहा है। इस बात के लिए आपको अपना बिजनेस सर्टिफाइड करवा लेना चाहिए। इसके बाद बारी आती है फायर सेफ्टी लाइसेंस की। प्लास्टिक एक हाईली इनफ्लेमेबल प्रोडक्ट है, इसीलिए वर्कशॉप में आग लगने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। इस रिस्क को कम करने के लिए आपको अपने नजदीकी फायर डिपार्टमेंट से फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए और फैक्ट्री में आग बुझाने वाली चीजों का इंतजाम रखना चाहिए। बिजनेस में एनुअल टर्नओवर अगर 20 लाख तक हो सकता है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए। और मिडिल ईस्ट के साथ अफ्रीकन देशों में रिसाइकल्ड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स की डिमांड काफी ज्यादा है, तो आप एक्सपोर्ट के लिए इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड अप्लाई कर सकते हैं। फैक्ट्री में प्लास्टिक वेस्ट की सफाई के लिए आपको काफी पानी चाहिए, तो आप अपने एरिया के लोकल अथॉरिटी से कमर्शियल पानी का कनेक्शन भी ले सकते हैं। और मशीनों को चलाने के लिए अलग से कमर्शियल इलेक्ट्रिक कनेक्शन लेना भी फायदेमंद रहेगा। अब आगे मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स की बात करें तो प्लास्टिक रिसाइकलिंग यूनिट सेटअप करने के लिए जिन मशीन और इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी वो है डस्ट क्लीनिंग मशीन, प्लास्टिक स्क्रैप ग्राइंडर, प्लास्टिक वॉशिंग मशीन, कन्वेयर मशीन, फिल्म ड्रायर, एग्लोमेरेटर मशीन और प्लास्टिक रिसाइकलिंग मशीन। वैसे इन मशीनों के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए और ये कैसे काम करती है, इसके लिए कोशिश कीजिए कि कोई रिसाइकलिंग यूनिट या फैक्ट्री आप विजिट कर पाए। इससे आपको बिजनेस समझने का मौका मिलेगा। इनकी कीमत की बात करें तो डस्ट क्लीनिंग मशीन की कीमत लगभग 2 लाख रुपए तक आएगी। प्लास्टिक स्क्रैप ग्राइंडर के लिए आपको 1.5 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। प्लास्टिक वॉशिंग मशीन और कन्वेयर मशीन की कीमत 2 लाख रुपए तक पड़ेगी। फिल्म ड्रायर लगभग 2.5 लाख रुपए और एग्लोमेरेटर मशीन 3 लाख के अंदर आ जाएगी। प्लास्टिक रिसाइकलिंग मशीन का पूरा सेट लगभग 10 लाख का पड़ेगा। indiamart.com पर आप इन मशीन्स के बारे में पता लगा सकते हैं और सप्लायर्स भी ढूंढ सकते हैं। वैसे भी एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करने के लिए इस बिजनेस को कर रहे लोगों से भी आपको मदद मिल जाएगी। इसके लिए आपको अपने आसपास इस बिजनेस से जुड़े लोगों से मिलना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक इकाई है, हर तरह के मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में लोगों की हेल्प करती है। ज्यादा जानकारी आपको www.iid.org.in पर मिल जाएगी। फैक्ट्री एंड वर्कशॉप की बात करें तो इन सभी मशीन को लगा करके प्रोडक्शन शुरू करने के लिए लगभग 1000 से 1200 स्क्वायर फीट जगह चाहिए, जिसमें सॉर्टेड और अनसॉर्टेड प्लास्टिक वेस्ट, फैक्ट्री का प्रोडक्शन और वर्किंग फोर्स के साथ काम शुरू हो सकता है। इसके अलावा आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से स्पेस को बढ़ा भी सकते हैं और बिजनेस चलाने के लिए अलग से ऑफिस भी बनवा सकते हैं। रॉ मटेरियल्स की बात करें तो प्लास्टिक रिसाइकलिंग यूनिट चलाने के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए, जो आपको कबाड़ी वालों से या स्क्रैप सप्लायर से मिल जाएगा। इसलिए आपको अपने नजदीकी एरिया में ऐसे लोग ढूंढने पड़ेंगे जो रिसाइकल करने लायक प्लास्टिक का काम करते हैं। उनसे नेगोशिएट करके अगर सही कीमत पर आपको माल मिल जाए तो आप अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं।
रॉ मटेरियल्स में प्लास्टिक की बोतलें, प्लास्टिक पैकेट्स, प्लास्टिक के बने सामान, चेयर टेबल, बाल्टी, ड्रम, डब्बे, जार जैसी बहुत सारी चीजें, बोरे, पॉलिथीन बैग्स काफी कॉमन है। वैसे भी अपनी फैक्ट्री के लिए अगर आप छटाई करवाया हुआ रॉ मटेरियल मंगवा पाए तो आपको इसके लिए अलग से मेहनत नहीं करवानी पड़ेगी। रिसाइकल करने लायक प्लास्टिक आपको 2 रुपए से लेकर के 20 रुपए केजी तक मिल जाएगा। हालांकि इनकी कीमत प्रोडक्ट की क्वालिटी पर डिपेंड करती है। तो यहाँ तक समझने के बाद अब आती है मेन काम की बारी, जो है रिसाइकलिंग प्रोसेस। फैक्ट्री में आए रॉ मटेरियल्स को सबसे पहले डस्ट क्लीनिंग मशीन में डालकर साफ किया जाता है, जिससे इसकी गंदगी निकल जाती है और ये प्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले स्टेप में साफ किए गए प्लास्टिक को प्लास्टिक स्क्रैप ग्राइंडर में डालकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। फिर कटे हुए ढेर को कन्वेयर मशीन के जरिए प्लास्टिक वॉशिंग मशीन में भेजा जाता है, जिसमें इनकी दोबारा सफाई होती है और कटे हुए टुकड़े पूरी तरह साफ हो जाते हैं। फिर इन्हें पूरी तरह से सुखाने के लिए फिल्म ड्रायर में डाल दिया जाता है। अब इनकी फाइन कटिंग के लिए इन्हें एग्लोमेरेटर मशीन में डाल दिया जाता है। अब इनकी फाइनल प्रोसेसिंग शुरू होती है और प्लास्टिक रिसाइकलिंग मशीन में इन्हें गलाने के लिए भेजा जाता है, जिसके बाद गला हुआ प्लास्टिक पाइप या मोटे धागे की शेप में बाहर निकलता है और इन्हें पानी के टैंक से गुजारा जाता है ताकि ये ठंडा हो जाए और इनकी कटाई की जा सके। प्लास्टिक रिसाइकलिंग मशीन के कटर से इन्हें छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है, जिन्हें प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स कहते हैं। फाइनल प्रोडक्ट को फिर वेट के हिसाब से पैक कर दिया जाता है और अब ये मार्केट सप्लाई के लिए एकदम तैयार है। तो ये बात हुई रिसाइकलिंग प्रोसेस की। अब मैन पावर की बात करें तो रॉ मटेरियल्स के फैक्ट्री में आने से लेकर के इन्हें तैयार करके मार्केट में भेजने के लिए आपको 10 से 15 लोगों की जरूरत तो पड़ेगी ही, जो छटाई, सफाई, फैक्ट्री के मशीन चलाने और प्रोडक्शन के बाद इन्हें पैक करके बाजार में भेजने तक के सारे काम करेंगे। अगर आपको स्किल्ड लेबर मिल गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इनकी ट्रेनिंग भी करवा सकते हैं। कोशिश करें कि लोकल लोगों को काम पे रखा जाए। इससे बाहर से बुलाए गए लेबर्स के मुकाबले आपको उन्हें बहुत ज्यादा सैलरी भी नहीं देनी पड़ेगी और लोकल रोजगार भी बढ़ेगा। सो अलग है ना कमाल की बात। वैसे मार्केट एंड डिमांड की बात करें तो ग्लोबल रिसाइकल्ड प्लास्टिक मार्केट साइज 2018 में लगभग $38 बिलियन का था, जो 2026 तक $72 बिलियन को पार कर जाएगा। रिसाइकल्ड प्लास्टिक को ही की रॉ मटेरियल माना जाता है, जिनसे प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स, प्लास्टिक की रस्सियां, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के पैकिंग बैग्स, कवर्स और खेती में यूज होने वाले वाटर पाइप्स बनते हैं। राजकोट के धोराजी और अपलेटा को इंडिया का प्लास्टिक रिसाइकलिंग हब कहा जाता है, जहां पर देश भर के लगभग 25 राज्यों का प्लास्टिक का कचरा पहुंचता है। लेकिन लॉकडाउन के चलते यहां पर रॉ मटेरियल्स थोड़ा कम पहुंच रहा है, इसीलिए रिसाइकल्ड प्लास्टिक से बनी चीजों की कीमत बढ़ सकती है। इन दोनों जगह पे हर दिन लगभग 1000 टन प्लास्टिक रिसाइकल होता है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से यहाँ का प्रोडक्शन काफी घट गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी स्वच्छ भारत अभियान से देश की सूरत बदलने में लगी हुई है, जिससे रिसाइकलिंग का स्कोप बहुत बढ़ गया है। इसके अलावा भी आपने सुना होगा कि सड़क बनाने के लिए भी प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है, तो इस इंडस्ट्री में भी आप रिसाइकल्ड प्लास्टिक सप्लाई करके अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। प्लास्टिक रिसाइकलिंग के बिजनेस को समझने के लिए आप राजकोट के इन दोनों जगहों पर जा सकते हैं या फिर धोराजी प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स वेलफेयर एसोसिएशन से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप गूगल पर ढूंढेंगे इंडियन कंपनीज हु बाय रिसाइकल्ड प्लास्टिक, तो आपको पहले सर्च रिजल्ट में ही www.recyclingstartups.org की वेबसाइट मिलेगी, जहां पर आप उन टॉप स्टार्टअप्स के बारे में जान पाएंगे जो प्लास्टिक रिसाइकलिंग पर काम कर रहे हैं। इनसे जुड़ने पे आपको काफी कुछ सीखने को मिल सकता है और हो सकता है कि आप किसी कंपनी के सप्लायर बन जाएं। इंडिया के साथ साथ चाइना, मेडागास्कर, श्रीलंका, बांग्लादेश, तंजानिया, केनिया, पाकिस्तान, वियतनाम, साउथ कोरिया, मोजाम्बिक जैसे देश रिसाइकल्ड प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स के बड़े ग्लोबल बायर्स हैं। इस केस स्टडी वीडियो में जब हम बात कर रहे थे मशीनों की, तो उनकी कीमत भी हमने आपको बताई थी। तो कुल मिलाकर के बिजनेस रजिस्ट्रेशन, मशीन, फैक्ट्री सेटअप, मैन पावर, रॉ मटेरियल्स और फैक्ट्री के खर्चे मिलाकर देखा जाए तो 45 से 50 लाख रुपए लगाकर इस बिजनेस को आप शुरू कर सकते हैं, जिसके लिए आप बैंक लोन भी अप्लाई कर सकते हैं। बैंक लोन के लिए आपका सिबिल रिपोर्ट सही होना चाहिए, आप किसी प्रीवियस लोन के डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए और आपका बिजनेस आइडिया बैंक को प्रॉमिसिंग लगना चाहिए। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन से आपको गवर्नमेंट सब्सिडी स्कीम्स का फायदा मिल सकता है। रिसाइकलिंग यूनिट के लिए कोई स्कीम है या नहीं, इसका पता आप गूगल सर्च के जरिए लगा सकते हैं। एमएसएमई सब्सिडी स्कीम फॉर प्लास्टिक रिसाइकलिंग सर्च करने पर आपको एमएसएमई के सभी स्कीम वाली वेबसाइट दिखाई देगी, जहां पर आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं या अपने राज्य या जिले में उद्योग विभाग से भी संपर्क कर सकते हैं।
प्लास्टिक रिसाइकलिंग के ऊपर लगभग हमने सारे पॉइंट्स इस केस स्टडी में कवर कर लिए हैं। इसके अलावा भी आप अपनी पर्सनल रिसर्च कर सकते हैं, जिससे आपकी ही जानकारी बढ़ेगी। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। साथ ही ऐसे ढेर सारे वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर से दीजिएगा। इससे हमारी टीम को काफी मोटिवेशन मिलती है। और कौन कौन से एरियाज की जानकारी आपको चाहिए वो भी बताइएगा, ताकि हमारी टीम आपके लिए ऑन डिमांड वीडियोस बना सके। हम बहुत जल्दी ही 5 मिलियन सब्सक्राइबर वाली फैमिली बन जाएं, इसीलिए वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। देखते रहिए क्विक सपोर्ट। रूबी आपसे कहेगी अभी के लिए धन्यवाद।